जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, जो अभी का ये हमारा सेशन होने वाला है, ये होने वाला है पॉलिटी का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी अभी तक के 5 लेक्चर हो चुके हैं पॉलिटी के, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। और एक विश्वास है मेरा आप लोगों के प्रति कि आप लोगों ने उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। क्लियर है? आज से जो हमारा टॉपिक चलने वाला है पॉलिटी के अंदर, उस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 1857 की जो क्रांति है उसकी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। क्लियर है? आप लोग निश्चित रहे, जो आप लोगों के लिए जीएस सरदर्द बना हुआ है। और YouTube के ऊपर किसी ने भी, मैं एक चीज मानता हूं, ठीक है, कि किसी भी यूट्यूबर ने यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है जीएस का, वो पूर्ण नहीं करवाया है। शायद हो सकता है कि उसके पीछे जो सोच रहती हो कि YouTube के ऊपर जीएस का कंटेंट बहुत पड़ा है, लेकिन शायद हम लोग ये भूल जाते हैं कि जीएस का जो कंटेंट है वो YouTube के ऊपर है तो है, लेकिन जो यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है जीएस का, जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है, उसको एक व्यवस्थित क्रम शायद नहीं दिया गया है, जिससे काफी स्टूडेंटों को क्या होती है, परेशानी होती है। क्लियर है? तो आप लोग इतनी सी बात ध्यान रखना कि हम लोग अभी जो हमारा आने वाला समय होगा, मैं मॉर्निंग में हो या जब भी मेरे को टाइम लगता है, 2-2 या 3-3 घंटे के भी वीडियोस आप लोगों के बीच रिकॉर्ड करूं जीएस की, और जल्दी से जल्दी जो ये जीएस की बला है इसको कंप्लीट करने का काम करूं। ठीक है? आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि अपने सिर्फ उन दोस्तों तक जो आपको लगते हैं यार कि ये पढ़ने वाले हैं, उन दोस्तों तक आप लोग इसके लिंक पहुंचाएं। ठीक है? और जो आगामी रिजल्ट आएगा वीडियो का, ठीक है, वीडियो का है या किसी भी चीज का है, जिन छात्रों ने बनाए हैं, ठीक है, जो लोग रेंज में हैं, उन्होंने काफी अच्छा स्कोर भी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? और जो छात्र अब आगे आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी रास्ते खुलेंगे इन क्लासेस से। उत्तराखंड के तो मैं बहुत सारी क्लासेस करवा चुका हूँ, ठीक है, और अभी भी करवा ही रहा हूँ। हिंदी के भी वीडियोस मैं आप लोगों के बीच डालते रहता हूँ। ठीक है? तो अभी हमारा जो पूरी तरीके से फोकस है फिलहाल जीएस और परीक्षावाणी के ऊपर है। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति है, इसके संदर्भ में आप लोगों को कुछ फैक्ट वाली बातें जो आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए, फिर हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस टाइम पर इंग्लैंड की महारानी कौन थी? आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी जब 1857 की क्रांति हो रही थी। तो उनका नाम था विक्टोरिया। ठीक है? तो विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया क्या थी उस टाइम पर, इंग्लैंड की महारानी थी। उसके अलावा अगर आप लोगों से पीएम का पूछा जाता है कि पीएम कौन थे भाई उस टाइम पे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में जो उस टाइम, ब्रिटेन कहें या इंग्लैंड कहें, तो पीएम जो उस टाइम पर थे उनका नाम था पार्म स्टर्न। ठीक है? पार्म स्टर्न उनका क्या था, नाम था। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत का गवर्नर जनरल, जिन्हें आप, जो वाइसराय हो गए थे, ठीक है, हमारे देश के पहले वाइसराय भी थे ये, उस टाइम पर कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लॉर्ड कैनिंग। क्या ध्यान रखना है? लॉर्ड कैनिंग।
तो जिस टाइम पर ये सारा घटनाक्रम हुआ, ठीक है, 1857 की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं कि 1857 में जो गवर्नर जनरल था वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। यहां से एक नंबर में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पीएम से ही पूछ लिया तो पार्म टर्म आपको पता नहीं होगा ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कंपनी का जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी का प्रधान सैनिक, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इस कंपनी का प्रधान सैनिक कौन था? तो इसका जो प्रधान सैनिक था उस टाइम पर एनीसन, ठीक है, एनीसन। तो अब आप लोगों को क्या क्या बात ध्यान रखनी है, ठीक है, क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो वो क्या है कि सबसे पहली बात तो बाबा आप लोगों को यही ध्यान रखनी है कि जो इंग्लैंड है, थोड़ा रुकिएगा, अब देखिए आप लोग 1857 की क्रांति की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक बार चीजों को बेहतर से समझ लें, ठीक है, जो भी चीजें हैं उनको आप लोग बेहतर से जान लें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो उस टाइम पर इंग्लैंड की जो महारानी थी वो थी विक्टोरिया। दूसरी जो बात है, पीएम अगर आपसे पूछा जाता है तो पार्म स्टर्न, आपको क्या कहना है कि पीएम कौन थे उस टाइम पे? पार्म स्टर्न थे। भारत का जो वाइसराय था या आप गवर्नर जनरल कहें तो उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे, क्लियर है। और कंपनी का प्रधान सैनिक अगर आपसे पूछा जाता है तो कंपनी के जो प्रधान सैनिक उस टाइम पर थे उनका नाम था एनीसन। क्या नाम था? उनका नाम क्या था भाई? तो उनका नाम था एनीसन, क्लियर है। आज रात को लाइव भी आऊंगा भाई, ठीक है, लाइव भी आऊंगा, और जो पत्रकारिता वाला आपका कल होना था वो आज होगा, ठीक है। तो देखिए अब जो ये अब प्रश्न बनता है कि जो ये क्रांति हुई, ठीक है, ये 1857 की जो क्रांति हुई, इसके लिए हमारे पास स्रोत क्या क्या है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास स्रोत क्या क्या है? तो स्रोत है हमारे पास किताबें, ठीक है, क्या है? किताबें। अब आप लोगों को मैं कुछ राइटरों के नाम यहां पर बता रहा हूं, जिन राइटरों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आपने सबसे पहले एक शख्स का नाम ध्यान रखना है और उनका नाम है अशोक मेहता। अशोक मेहता। अब जो ये अशोक मेहता है तो उन्होंने इस 1857 की क्रांति के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था अ ग्रेट, ध्यान रखना, अ ग्रेट रेविलियन। तो आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो अ ग्रेट रेविलियन नामक की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अशोक मेहता के द्वारा, क्लियर है। चलिए अगला जो है आपको ध्यान रखना है वीडी सावरकर। अब जो ये वीडी सावरकर है, इन वीडी सावरकर ने भी 1857 की क्रांति के ऊपर एक बुक लिखी जिससे हमें जानकारी मिलती है इस क्रांति के बारे में, जिसका नाम है द फर्स्ट वार ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो बीडी सावरकर ने और अशोक मेहता ने क्या क्या बुकें लिखी? एक
अशोक मेहता के द्वारा लिखी जाती है ए ग्रेट रेवलियन, और बी.डी. सावर के द्वारा लिखी जाती है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए। उसके अलावा ये थोड़ा सा उच्चारण नहीं कर पाता हूं मैं, ठीक है, तो अब इसे आप कुछ भी प्रॉब्लम कहें, कुछ शब्दों में होता है दिक्कत आती है तो नहीं बोल पाता हूं। उसके अलावा एस.एन. सैन ने एक पुस्तक लिखी 1857। तो आपसे पूछा जाता है कि एस.एन. सैन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो 1857। ठीक है। उसके अलावा एक और राइटर हुए जिनका नाम है आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह, वो दूसरी उनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है 1857 का विद्रोह। तो ये बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। इन 4 राइटरों के नाम मैंने आप लोगों को लिखा है, ये सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अन्य जो बात है, कुछ तथ्य हैं आप लोगों के सामने। वो तथ्य क्या हैं आप लोग देखेंगे यहां पर। जो ये 1857 की जो क्रांति है, जो ये 1857 की क्रांति है, इस 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि ये किस तरीके की क्रांति थी। तो हम लोग कुछ जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे उस टाइम की, उनके अगर शब्दों में जानने की कोशिश करें तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया गया इस 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा, जेम्स आउटम के द्वारा। क्लियर है। पहली बात आप लोगों को यही ध्यान रखनी है कि जो 1857 की क्रांति है, इसको हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र, प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके द्वारा कहा गया, तो आप कहेंगे कि जेम्स आउटम के द्वारा इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा गया। क्लियर है। यहां तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। फिर आगे देखिए आप लोग। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। आपसे पूछा जाता है कि बताइए भाई, आपके प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में कि बताइए कि आप की जो 1857 की क्रांति है, इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम में किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया, तो उन शख्स का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, वी.डी. सावरकर। क्लियर है। उसके अलावा राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विद्रोह किसके द्वारा इस क्रांति को कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बेंजामिन के द्वारा। एक शख्स है जिनका नाम है बेंजामिन और डिज़रायली। अठारह की क्रांति जो है उसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र इसे कहा जाता है जेम्स आउटम के द्वारा। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है इसे बी.डी. सावरकर के द्वारा, और राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाता है इसे बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। ठीक है, बेंजामिन और डिज़रायली। क्लियर है।
उसके अलावा इसे सैनिक विद्रोह, ठीक है, सैनिक विद्रोह कहते हैं। शख्स हैं, इतिहासकार हैं सीले, दूसरे कहते हैं लॉरेंस, और तीसरे कहते हैं ट्रेविलियन। क्लियर है? ये कहानी, इतनी कहानी जितनी मैंने आप लोगों को अभी तक बताई, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। आप लोग, मैं यकीन करता हूं कि आप लोग लिखेंगे भी इन चीजों को। ठीक है, आप लोग इस तरीके से मत देखिए, मेरे को मतलब ज्यादा मतलब, आप 20 लोग देखते हैं, आप 25 लोग देखते हैं, आप 40 लोग देखते हैं, आप लोग जितने भी आते हो देखने के लिए, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरीके से इस चैनल से पढ़े कि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और कंटेंट में मैं आप लोगों को वो कंटेंट दूंगा कि जो जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। क्लियर है? तो 1857 की क्रांति का जो स्वरूप है वो किस तरीके का था, तो अगर हम जेम्स आउटम के शब्दों में कहें तो ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। वीडी सावरकर के शब्दों में कहे तो ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। और राष्ट्रीय विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो बेंजामिन डिज़रायली के नजरों में ये राष्ट्रीय विद्रोह था। और सैनिक विद्रोह माफ कीजिएगा, सैनिक विद्रोह इसे बताया गया है सीले, लॉरेंस और ट्रेवलिन के द्वारा। क्लियर है? यहां तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब अगली जो बात आती है वो आती है, कुछ और फैक्ट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि आपसे पूछा जाता है कि जो ये 1857 की क्रांति है, जो ये 1857 की क्रांति है, इस क्रांति का प्रतीक क्या था? ठीक है, इस क्रांति के प्रतीक क्या था? तो इस क्रांति के प्रतीक थे रोटी व कमल। ठीक है, 1857 की क्रांति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की जो क्रांति है उसका प्रतीक क्या है, तो आप कहेंगे रोटी व कमल है। क्लियर है? यहां तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्रश्न बनाना सीखिए आप लोग। अब जो ये 1857 की क्रांति है, इसको शुरू होने की जो तिथि घोषित की थी कि ये 1857 की जो क्रांति है ये फलाने फलाने दिन होगी, लेकिन ये क्रांति कब शुरू होती है, तो अगर जो तिथि घोषित की गई थी इसके लिए अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि मास्टर जी तिथि घोषित की गई थी 31 मई 1857 की। ठीक है, 31 मई 1857 की इसके लिए तिथि घोषित की गई थी, लेकिन बट जो ये आपकी 1857 की क्रांति है ये शुरू हो जाती है 29 मार्च 1857। क्लियर है? तो यहां से भी आपका पूरा मामला फिट हो गया। क्लियर है? आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की जो क्रांति है इसका प्रतीक क्या है, आप बताइए, तो आप कहेंगे रोटी व कमल इसका प्रतीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी जो तिथि घोषित की गई थी कि इस तिथि को, इस तारीख को ये क्रांति होगी, क्रांति की शुरुआत होगी, ये कही गई थी 31 मई 1857, लेकिन ये क्रांति जो है आपका 2 महीने पहले ही शुरू हो गई थी 29 मार्च 1857। क्लियर है? दोनों डेट आप लोगों ने ध्यान रखना। पूरी कहानी इसका क्या क्या, इसका किस तरीके से ये क्रांति हुई, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी केवल हम 1857 की जो आज है वो भूमिका बांध रहे हैं। क्लियर है? अब इतनी बात, यहां तक कोई किसी प्रकार का कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा। ठीक है, और अगर डाउट होता है जहां पर, वहां पर आप लोग कमेंट छोड़ सकते हैं। अब आप लोग देखिए अगली जो चीज है,
ये एक शख्स, एक चीज याद आ रही थी, एक शख्स आया था मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, वो उस टाइम शायद चुनाव चल रहे थे, ठीक है, तो वो शख्स मेरे इसमें कमेंट करता है, एक हिंदी का वीडियो में डाल रहा था और कुछ फोन आ गया था कि सर आप राजनीति से जुड़ी बातें मत कीजिए, ठीक है। तो भाई राजनीति से जुड़े लोग राजनीति की बातें करेंगे, ठीक है, और वो लोग नहीं करेंगे जो घरों पे पतंग उड़ाते हैं। तो इतनी बात समझ लें आप कि अगर मास्टर थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें भी करता है कभी कभार, ठीक है, हमेशा नहीं होती। आप जब भी आप क्लास में जाते होंगे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उस कोचिंग, मैंने तो सिर्फ उस वीडियो के अंदर 2 या 3 मिनट बात की होगी, ठीक है, लेकिन आप कहीं पर भी जाए, किसी क्लासरूम के अंदर जाए, अगर ऐसा मुझे कोई टीचर बता दिया जाए जो अपने निजी जीवन से जुड़ी बातें नहीं करता, ठीक है, आधा आधा 45-45 मिनट एक एक लेक्चर आप लोग एक टीचर खींच लेता है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा देखिए, मैंने मैंने उस आदमी को ब्लॉक कर दिया था। तो अब देखिए आप लोग, सबसे पहली बात छोड़िए, खैर जो भी है, कारण की हम बात करते हैं। कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण था वो था इस क्रांति होने के पीछे, ठीक है, ये क्रांति एकदम से नहीं उमड़ी थी, ठीक है, जो आप लोग सुनते हो कि यार ये क्रांति सिर्फ इतनी थी कि मंगल पांडे ने मना कर दिया था वो कारतूस मीट के, वो कह सकते हैं कि मांस के लगे हुए कारतूस को यूज करने से, और उन्होंने हत्या कर दी थी, ठीक है, धर्म की बातें आती थी, वो भी सुनते होंगे आपके, समंदर पार करना उस टाइम पर जो भारतीयों के लिए वो उसे अच्छा नहीं मानते थे, धर्म से जुड़ी बातें थी, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना हो कि गाय और सुअर की जो चर्बी है उसके बने हुए कारतूस हुआ करते थे, ठीक है, सुअर को मुस्लिम वर्ग मानता था और गाय को हिंदू वर्ग मानता था, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, ये चीजें आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये तो एक तत्कालीन कारण था, ये इस क्रांति के होने के पीछे एक तत्कालीन कारण था। लेकिन अगर हम इस क्रांति के होने के पीछे के कारणों को जाने तो वो बहुत कारण आप लोगों के सामने आएंगे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आप लोग देखिए, अपने समाज में देखिए, आप लोग कोई भी क्रांति होती है, कुछ भी होती, कुछ भी घटना होती है, आप एग्जाम्पल के लिए, पानी, आपके गांव में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपके गांव के यहाँ एक दिन पानी नहीं आएगा, ठीक है, एक दिन पानी नहीं आएगा तो वो लोग क्या उठ जाएंगे क्या, तुरंत तुरंत आक्रोश करने लग जाएंगे क्या सरकार के खिलाफ? नहीं, वो सिर्फ पहले क्या करेंगे, फोन करेंगे, जेई वही जो फीटर है, फीटर को फोन करेंगे, फिर उसके बाद फीटर नहीं सुनता है, जेई को फोन करेंगे, जेई नहीं सुनता है तो फिर उससे बड़े अधिकारी को फोन करेंगे, अगर कोई नहीं सुनता है तो तब जाके वो सड़कों पर आते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझने का प्रयास करिए कि ये क्रांति जो है 1857 की, ये क्रांति एकदम से नहीं हुई थी, ठीक है, ये वर्षों से जो भारतीय लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा था उसका परिणाम थी ये 1857 की क्रांति। और भारतीयों का उत्पीड़न किस तरीके से किया जा रहा था, और भारतीयों में भी जिस वर्ग का सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा था वो था कृषक वर्ग, यानी कि किसान वर्ग। तो समझने का प्रयास करते हैं, सबसे बड़ा जो कारण है वो है अंग्रेजों के द्वारा लाई गई भू राजस्व व्यवस्था, क्लियर है। अब इस भू राज व्यवस्था के अंदर जो पहली बात आप लोगों ने पढ़नी है, जिससे जुड़े हुए प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, वो है स्थायी बंदोबस्त, क्लियर है, स्थायी बंदोबस्त। आपसे पहला प्रश्न इस स्थायी बंदोबस्त से यही आता है कि ये स्थायी बंदोबस्त का संस्थापक या जनक किसे कहा जाता है? तो संस्थापक या जनक कहे, दोनों में से कुछ भी पूछ ले तो आप लोगों को ध्यान रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उस शख्स को स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है, और ये व्यवस्था
कब से शुरू होती है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको एक तिथि ध्यान रखनी है, 22 मार्च 1793। क्लियर है? 22 मार्च 1793 से ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये लागू हो जाता है। अब आप लोगों को इस स्थायी बंदोबस्त के उपनाम भी ध्यान रखने हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसी को कहा जाता था जागीरदारी। आपसे पूछा जाएगा कि जागीरदारी किसे कहा जाता था, तो जागीरदारी कहा जाता था स्थायी बंदोबस्त को। आपसे पूछा जाएगा विस्वेदारी, तो विस्वेदारी कहा जाता था स्थायी बंदोबस्त को। और आपसे पूछा जाता है इस्तमरारी, तो इस्तमरारी किसे कहते हैं? इस्तमरारी भी इसी स्थायी बंदोबस्त को कहा जाता था। ठीक है, और इसी में एक कानून प्रचलित था जिसे आप जानते हो सूर्य अस्त का कानून के नाम से। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सूर्य अस्त का जो कानून है वो किस व्यवस्था के अंदर लागू था, तो ये था आपका किस व्यवस्था के अंदर? स्थायी बंदोबस्त के अंदर। क्लियर है? अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मास्टर जी आपने इतनी कहानी तो बता दी कि ये स्थायी बंदोबस्त क्या है। ठीक है, ये तो आपने अभी बताया नहीं। ठीक है, आपने बता दिया कि इसका उपनाम जागीरदारी, विस्वेदारी, इस्मतदारी है। ठीक है, आपने बता दिया कि ये क्रांति 22 मार्च 1793 से शुरू होती है। इसके जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है और इन्हीं लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का भी जनक माना जाता है इंडिया के अंदर। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये स्थायी बंदोबस्त होता क्या था, आप लोग मेरे को ये बताइए। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होता था कि जो टैक्स होता था, ठीक है, वो टैक्स क्या होता था? टैक्स जैसे ये किसान है, ये सरकार को टैक्स दे रहा है, ये किसान है, ये सरकार को कर दे रहा है। टैक्स कर एक ही चीज है। ठीक है, अब लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जो ये सारी भूमि है, ठीक है, इन भूमि का किसी पर्टिकुलर जिस आदमी को लगता था यार कि ये आदमी हमारे प्रभाव में है और ये हमें इन किसानों से कर वसूल करके बहुत अच्छा कर पूरा इकट्ठा करके हमें दे सकता है, तो उस आदमी को इन्होंने नाम दिया जमींदार या जागीरदार। क्लियर है? चीजें समझना आप लोग। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन बाबा समझ में आना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट आना चाहिए। जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो उसको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस व्यवस्था का क्या हुआ? ठीक है, कि अब ये व्यक्ति क्या करता था, किसी पर्टिकुलर एक टुकड़ी मान के चलो कि 400 लोगों की टुकड़ी 500 लोगों से इसने कर इकट्ठा किया और किसको कर दिया? अब किसको देते थे? कर ब्रिटिश सरकार के थे। अब देखिए ब्रिटिश सरकार का इस जमींदारी व्यवस्था से क्या हो गया? जमींदारी व्यवस्था से बहुत बड़ा एक फायदा हो गया। फायदा क्या, किस प्रकार से इनको फायदा हुआ? एक तो इनकी लकड़ी खत्म। ठीक है, अब इनको हर आदमी के पास जाना पड़ता था। ठीक है, कोई देता था कोई नहीं देता था। अब ये आदमी जो इनसे कर वसूल करता था, इस आदमी अब पूरी लकड़ी किसके ऊपर पड़ रही है? इस जमींदार के ऊपर पड़ रही ना, इसको इनको देना है। तो ये आदमी क्या करता था, इस तरीके से कर वसूल करता था कि इसका अपना भी, ठीक है, अपना भी काम बन जाए, दूसरा वो अंग्रेजों को भी कर दे दे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? क्लियर है? अब देखिए, अब किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि इन लोगों को कर देने के लिए, ठीक है, कर देने के लिए किनसे? इन जमींदारों से ऋण लेना पड़ता था। अब देखिए, आप कहानी देखिए, अब जब ये ऋण लेते थे तो अब किसानों को ऋण किसको? कर को चुकाने के लिए इनको ऋण लेना पड़ रहा है इन्हीं जमींदारों से। क्लियर है? कहीं ना कहीं पैसा इनका ही है, जमींदारों के पास जो कर जा रहा है ना, इन्हीं किसानों को तो जा रहा है, लेकिन जो नहीं, जिनकी उपज नहीं हो पा रही है, उनको अपना कर अदा करने के लिए इन जमींदारों से क्या करना पड़ रहा है? इन जमींदारों से ऋण लेना पड़ रहा है। अब ऋण ले रहे हैं तो इस ऋण के ऊपर इन्हें ब्याज भी चुकाना पड़ रहा है, और जिससे कृषक वर्ग की जो दशा है वो काफी दयनीय हो जाती है। अब यहीं पर बात नहीं रुकती है। अब जब ये जमींदार लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये जब संपन्न हो जाती है, खूब पैसा कमा लेते हैं दबा के,
ठीक है, बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो गांव के जमींदार थे ये नगर क्षेत्रों की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, अब नगर क्षेत्रों की तरफ जाने लगते हैं तो ये लोग अपने एजेंट बना लेते हैं, या यूं कहें आप लोग कि ये अपने नुमाइंदे बनाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जब ये अपने नुमाइंदे रखते हैं तो अब ये नुमाइंदे ऋण निकालेंगे किनसे, इन लोगों से, इन किसानों से। अगर कोई ऋण निकालने वाला होगा तो वो ऋण कौन निकालेगा, वो ऋण निकालेंगे आपके ये लोग। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अब इससे किसानों पर दोहरी मार पड़ने लगी, और किसान, ये भी एक कारण माना जाता है, ठीक है, ये भी एक कारण माना जाता है कि कृषक वर्ग भी इस चीज से क्या था, बहुत परेशान था। और किसान का बेटा ही तो आज भी फौज में शामिल होता है। ठीक है, तो इन्हीं कहीं ना कहीं अब आते हैं ना, जो आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में रहते होंगे, तो उनके किसान घरों से वो लड़के थे। ठीक है, तो घर पे बातचीत होती होगी कि वो देखते थे कि हमारे समाज में किस तरीके से शोषण हो रहा है, और फौज ने, ठीक है, लिंक देखना आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग कहानी की तरह समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, और सिर्फ ये सोचोगे कि यार ठीक है, बढ़िया है, चल रहा जैसे चल रहा, बस हमें क्या, हमें तो पेपर पे टिक मार के आना, उस तरीके से काम नहीं होगा बाबा। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, किसान के परिवारों से ही ब्रिटिश सेना के जो सिपाही होते थे वो ताल्लुक रखते थे, तो इन लोगों से ये दर्द, ये चुभन भी इनके अंदर थी, तो जिसका उबाल देखने को मिलता है 1857 के सैन्य विद्रोह में। क्लियर है, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये जमींदारी व्यवस्था है ये कहां कहां लागू थी। ठीक है, ये कहां कहां लागू थी, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये व्यवस्था थी ये थी आपके बंगाल, ये व्यवस्था थी आपके बिहार में, और ये व्यवस्था थी आपकी उड़ीसा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के 19%, ठीक है, जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था, ब्रिटिश भारत के अंदर जो क्षेत्र था वहां पर यह व्यवस्था थी। क्लियर है, कितने प्रतिशत भाग पर, 19% भाग पर। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को स्थायी बंदोबस्त जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो कल जो हमारी क्लास होगी उनको हम कल देखेंगे। ठीक है, हम जैसे हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था को कल पढ़ेंगे, उसके अलावा महालवाड़ी व्यवस्था को पढ़ेंगे, उसके अलावा एक अन्य कारण माना जाता है वेलजेली की सहायक संधि, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, उसके अलावा डलहौजी की गोद निषूद प्रथा, सब देखिए हम लोग इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का भी जो चीज है ना, पोर्शन है, वो निपटाने की कोशिश करेंगे, केवल 1857 की क्रांति नहीं देखेंगे। ठीक है, तब हम शुरू करेंगे क्रांति के बारे में। बाकी टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं आप लोगों को शाम की क्लास में।